सामान्य अध्ययन के इस महत्वपूर्ण श्रृंखला में आज हम लोग महात्मा गांधी और उनके द्वारा किए गए तमाम प्रकार के आंदोलनों का यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें चुनिंदा टॉपिक को लिया जाता है। तो आज हम लोग महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी से 2-3 प्रश्न हमेशा परीक्षाओं में दिख जाते हैं, तो इस सीरीज़ को पूरा देखिएगा तभी इसका लाभ मिलेगा। चलिए, पहला ये चंपारण सत्याग्रह था गांधी जी का। देखिए, ये सीरियल भी लगाने के लिए आता है, तो यहाँ से सीधे सीधे एक प्रश्न मिल जाएगा आपको। जिस सीरियल से हम इसको बताते चलेंगे उस सीरियल से प्रश्न सीरियल में मैच करने के लिए भी आता है। तो चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, ये किसान सत्याग्रह था। तो इसका कारण क्या था कि एक समझौते के अंतर्गत अंग्रेज़ बागान मालिक किसानों से कृषिजन्य क्षेत्रों के 3 तिहाई यानी 3 कटिया भी इसको कहा जाता है, नील की खेती कराते थे। 3 तिहाई 3/20 भाग पे खेती कराते थे नील की। इसे 3 कटिया पद्धति भी कहा गया है। राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर महात्मा गांधी इसमें शामिल हुए थे, तो ये ध्यान रखना है। और इसकी विशेषता क्या थी कि अवैध वसूली पर 25% वापस करने के लिए इसमें सहमत बनी। महात्मा गांधी का भारत में सत्याग्रह का यह प्रथम प्रयास था। महात्मा गांधी के सफल चंपारण सत्याग्रह से प्रभावित होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि प्रदान की। तो ये प्रश्न आता है, महात्मा की उपाधि किसने प्रदान की? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और कौन से सत्याग्रह में? चंपारण सत्याग्रह में। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। दूसरा है अहमदाबाद मिल आंदोलन। देखिए, खेड़ा और अहमदाबाद मिल आंदोलन दोनों 1918 में हुआ था। तो सबसे पहले होगा अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। ये मजदूर आंदोलन था और ये था जो है फरवरी-मार्च 1918 में हुआ था। ये विवाद क्या था कि प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था। महात्मा गांधी ने मजदूरों को 35% बोनस दिए जाने का समर्थन किया था। कितने प्रतिशत? 35%। भारत में होने वाला महात्मा गांधी का ये प्रथम भूख हड़ताल था, इसी में भूख हड़ताल किया था। तो प्रश्न यहाँ से बनेगा, महात्मा गांधी ने प्रथम भूख हड़ताल किस आंदोलन में किया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में किया था। और न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का निर्णय लिया, ये विशेष बात थी उसकी। और खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात में है ये भी, तो इसकी बात करें तो ये 22 मार्च 1918 को खेड़ा सत्याग्रह हुआ। इसमें फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार लगान वसूल रही थी। महात्मा गांधी यहाँ सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य विट्ठल भाई पटेल के साथ पहुँचे और किसानों से लगान न देने को कहा। किसके साथ गए थे? विट्ठल भाई पटेल के साथ। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य थे विट्ठल भाई पटेल, उनके साथ खेड़ा गए थे गांधी जी। और इसकी विशेष बात क्या थी कि सरकार ने महात्मा गांधी के सत्याग्रह के आगे विवश होकर यह आदेश दिया कि लगान को वसूल केवल समर्थ किसानों से किया जाए। अब लगान की वसूली किसी समर्थ किसानों से किया जाए। खेड़ा में ही महात्मा गांधी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह को शुरू किया था। तो प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह खेड़ा था, लेकिन पहला किसान सत्याग्रह इनका चंपारण वाला था। अगला है रौलट एक्ट की बात करेंगे तो ये 8 मार्च 1919 को की अवधि में हुआ ये। और सरकार रौलट एक कानून था, या रौलट कानून के अंतर्गत किसी को भी संदेह मात्र होने की स्थिति में इसे बंदी बना लिया जाता था। तो इस कानून को बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील का कानून भी कहा गया। रौलट कानून के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी का अखिल भारतीय संघर्ष के नेतृत्व का सर्वप्रथम प्रयास था। अखिल भारतीय स्तर का जो संघर्ष पहला था वो कौन था? रौलट एक्ट का, रौलट का जो है संघर्ष था, जो गांधी जी का प्रथम अखिल भारतीय प्रयास था। इस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने 30 मार्च 1919 को भारत में सर्वत्र सत्याग्रह दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? सर्वत्र सत्याग्रह दिवस। कब मनाया गया? 30 मार्च 1919 को रौलट कानून के विरोध में। और खिलाफत आंदोलन की बात करें तो ये 1919 में खिलाफत आंदोलन इसके बाद आया, रौलट कानून के बाद में। तो इसकी अगर हम चर्चा करेंगे तो ये जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन व तुर्की के मध्य हुई सेवर्स की संधि। कौन सी संधि? सेवर्स की संधि, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। से तुर्कों के सुल्तान के समस्त अधिकार छीन लिए गए। विश्व के सभी मुस्लिम तुर्कों के सुल्तान को खलीफा मानते थे, सुल्तान को खलीफा मानते थे, तुर्की सुल्तान को। अतः इस घटना को लेकर भारतीय मुस्लिमों में रोष था। 1919 को दिल्ली तथा 1920 में केंद्रीय खिलाफत समिति ने कलकत्ता अधिवेशन में सरकार के साथ सहयोग न करने का प्रस्ताव स्वीकार किया। महात्मा गांधी ने खिलाफत के प्रश्न को हिंदुओं और मुसलमानों को एक राष्ट्रीय मंच पर लाने का प्रथम अवसर उनको देखा कि ये अच्छा अवसर है, खिलाफत आंदोलन के माध्यम से हिंदू और मुसलमानों को एक मंच पर लाया जा सकता है, ऐसा महात्मा गांधी ने सोचा। तो ये आंदोलन 1924 ईस्वी में उस समय समाप्त हुआ। देखिए 1919 से लेकर के 1924 तक
ये आंदोलन चला, खिलाफत आंदोलन, तो ये तब समाप्त हुआ जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार ने खलीफा पद को समाप्त करे। जब खलीफा पद ही समाप्त हो जाएगा तो आंदोलन किस बात की। और नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन, जो 1920 से 1922 तक चला। 1 अगस्त को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, 1 अगस्त 1920 को। इस दौरान 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था। स्वराज का नारा प्राप्त करने का लक्ष्य क्या था, 1 वर्ष के अंदर, ठीक है। और कहा गया अंग्रेजी सरकार शैतान है, इसी में कहा गया अंग्रेजी शैतान है अंग्रेजी सरकार। असहयोग आंदोलन चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया था, जिसमें 6 माह के अंदर 1 करोड़ रुपये एकत्रित हुए। उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम थी, 6 महीने के अंदर इतना एकत्र हो गया था। असहयोग आंदोलन शुरू होने से पहले ही महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया कैसर हिंद पुरस्कार लौटा दिया। देखिए कैसर हिंद पुरस्कार जो था कब लौटाया था, असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। और इस आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली को सबसे पहले गिरफ्तार किया गया था। सबसे पहले असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति कौन था, मोहम्मद अली। असहयोग आंदोलन भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन था और ये गांधी जी का सबसे बड़ा जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन पहला सबसे बड़ा जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। इसी समय चौरी चौरा कांड हुआ, जो है 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था। तो इसमें देख लेते हैं कि चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों की जो है एक भीड़ ने जो है गोलियां चलने पर क्रोध में आकर के थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए थे, ठीक है। और इसका नेतृत्व किसने किया था, भगवान अहिर नामक एक व्यक्ति ने किया था। तो हिंसात्मक होते देख इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने गुजरात के बारदोली में कार्यकारिणी की बैठक जो हुई थी 12 फरवरी 1922 को, कहाँ पर, बारदोली में कार्यकारिणी की बैठक में 22 फरवरी 1922 को जो है इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। ब्रिटिश सरकार ने 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया। कब किया, 10 मार्च 1922 को, तथा राजद्रोह फैलाने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। असहयोग आंदोलन में कितने वर्ष की कैद की सजा सुनाई, तो 6 वर्ष की कैद की सजा सुनाई। परंतु स्वास्थ्य संबंधी कारणों के कारण जो है महात्मा गांधी को 5 फरवरी 1924 को ही रिहा कर दिया गया, यानी 6 वर्ष उनको कैद में नहीं रखा गया, 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो कि 1930 और 31 के बीच चला था। तो इसकी अगर हम बात करें तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने पूर्ण स्वराज प्राप्त करने के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार महात्मा गांधी को दे दिया। इसके अंतर्गत नमक कानून तोड़ा गया, सरकारी सेवाओं, सरकारी शिक्षा शालाओं व विदेशी शराब व अफीम की दुकानों पर धरना व विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। इसी में किया गया विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने 78 समर्थकों के साथ जो है साबरमती आश्रम से 390 किलोमीटर दूर दांडी नामक जो है स्थान के लिए प्रस्थान किया, जो नवसारी जिला गुजरात में है, जहाँ 6 अप्रैल 1930 को नमक को हाथ में लेकर नमक कानून तोड़ा था। तो यानी कि 12 मार्च से और 6 अप्रैल तक इनका दांडी यात्रा रहा। और इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को दांडी जो मार्च की थी उसकी तुलना में नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की थी, ठीक है। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन था। नेक्स्ट देखते हैं गोलमेज सम्मेलन, जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए उसके बारे में देखते हैं। तो पहला गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 में हुआ था। इसमें क्या था कि भारत की संवैधानिक समस्या को समाप्त करने के लिए लंदन में प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड, कौन था प्रधानमंत्री, रैमजे मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में कुल 859 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी विशेष बात थी कि इसमें कांग्रेस इस सम्मेलन में भाग नहीं ली थी, ठीक है। और गोलमेज सम्मेलन द्वितीय जो हुआ था ये दिसंबर 1931 में हुआ था, 1 वर्ष बाद। तो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में जो है एस राजपूताना जहाज से गांधी जी वहाँ पहुँचते हैं और सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय व्यक्तिगत खर्चे पर गए थे इसमें भाग लेने के लिए। तो ये सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण असफल रहा। और तीसरे गोलमेज की बात करें तो ये नवंबर दिसंबर 1932 में 1 साल बाद फिर ये तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और ये सम्मेलन भी बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। गांधी इरविन समझौते की बात करें तो 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था और इसके मुख्य बिंदु थे सरकार उन सभी बंदियों को रिहा करेगी जिन पर मुकदमा नहीं है, ठीक है। राजनीतिक बंदियों पर लगाया जुर्माना समाप्त होगा व छीनी संपत्ति वापस होगी। विदेशी शराब की दुकानों पर शांतिपूर्ण धरना तथा समुद्र तट पर नमक बनाने का अधिकार देगी। इस समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस समझौते को, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और देखते हैं यहाँ पर कुछ विशेष बातें थी। एलन कैम्पबेल जॉनसन ने गांधी इरविन समझौते को सांत्वना पुरस्कार कहा। यहाँ से प्रश्न बनता है गांधी इरविन समझौते को सांत्वना पुरस्कार किसने कहा था, तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने कहा था। कांग्रेस के कराची अधिवेशन जो 1931 में हुआ था
गांधी इरविन समझौते की पुष्टि की गई। तो अब यहाँ मिलान के लिए आएगा गांधी इरविन समझौता और कराची अधिवेशन। तो पहले कौन होगा? गांधी इरविन समझौता होगा, उसके बाद कराची अधिवेशन होगा। देखिए अधिवेशन हमेशा ठंडियों में हुआ करते थे, नवंबर दिसंबर के महीने में, तो याद रखना। ज़्यादातर विशेष अधिवेशन की बात अलग है, लेकिन जो वार्षिक अधिवेशन होते थे वो मोस्टली नवंबर दिसंबर के महीने में होते थे। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा रहेगा। तो कब कहा था? गांधी इरविन समझौते के समय कहा था गांधी मर सकता है पर गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी की लोकप्रियता व सम्मान को पराकाष्ठा माना था। किसने माना था? सुभाष चंद्र बोस ने। पूना समझौते की अगर बात करें तो ये 26 सितंबर 1932 को हुआ था। पूना समझौता जो कि B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। इसमें मदन मोहन मालवीय और C. राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद और पुरुषोत्तम दास के प्रयासों से समझौता हुआ था। इसके अंतर्गत दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। और इसमें विशेष बात क्या थी कि प्रांतीय विधानमंडलों में दलित के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी। पहले 71 सीट थी, अब दलितों के लिए संख्या बढ़ाकर के सीट जो प्रांतीय विधानसभाओं में 148 कर दी गई थी। केंद्रीय विधानमंडल में दलित वर्गों के लिए सुरक्षित सीटों की संख्या 18% की वृद्धि की गई थी। यहाँ पर परसेंट में वृद्धि की गई थी। 18% जितनी सीट थी उसमें 18% जो है सुरक्षित सीट किया गया था, वृद्धि कर दी गई थी 18%। और विधान प्रांतों में जो है 71 से 148 कर दी गई थी। और व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करें तो 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ हुआ, जिसमें कांग्रेस द्वारा अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया तथा महात्मा गांधी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह पवनार, महाराष्ट्र से शुरू किया गया। व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी द्वारा कहाँ से शुरू किया गया? पवनार, महाराष्ट्र से। पवनार कहाँ है? महाराष्ट्र में। और प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब बात आते हैं आखिरी पॉइंट पे, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 7-8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। तो इसको देखते हैं। क्रिप्स प्रस्ताव की सफलता। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? क्रिप्स प्रस्ताव जो आया था उसके बाद शुरू हुआ था। तो क्रिप्स प्रस्तावों की सफलता और जापानी आक्रमण के बढ़ते हुए खतरे तथा बढ़ती हुई कीमतों ने भारतीय नागरिकों में असंतोष था, जिसके परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 1942 को वर्धा में, कहाँ पर? वर्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस बैठक में महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है। और 7 अगस्त 1942 को बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की वार्षिक अधिवेशन जो हुई थी उसमें जिसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, वर्धा प्रस्ताव के भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि की गई। पुष्टि कहाँ की गई? ग्वालियर टैंक में, बम्बई में। इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था करो या मरो तथा भारत अंग्रेजों भारत छोड़ो, इसी में कहा था। और विशेष बात ये थी कि 9 अगस्त 1942 को आंदोलन शुरू होते ही, ये तो सब कहानी हो गई, और जैसे ही 9 अगस्त को आंदोलन शुरू हुआ तो ऑपरेशन जीरो आवर इसी से संबंधित है। ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गांधी जी, मौलाना आज़ाद सहित कांग्रेस के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। और जो बचे नेता थे राम मनोहर लोहिया, उषा मेहता, BM खाकर और ये सब कांग्रेस रेडियो का संचालन करने लगे। इन्होंने भूमिगत होकर के कांग्रेस रेडियो का संचालन किया। आंदोलन के प्रति सरकार की दमनात्मक रीति के विरुद्ध महात्मा गांधी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 ईस्वी को 21 दिन के उपवास की घोषणा की। कितने दिन की? 21 दिन की। इसी बीच 7 मार्च 1943 की जो है सरकार को विचलित करते हुए महात्मा गांधी ने उपवास तोड़ दिया। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण 9 मई 1944 को उन्हें रिहा कर दिया गया। तो इस तरीके से ये महत्वपूर्ण घटनाएं थी गांधी जी से संबंधित। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं गांधी जी और उनके कुछ प्रमुख आश्रम है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो टॉलस्टॉय फार्म सबसे पहला फार्म इनका जो स्थापित आश्रम था, जो कहाँ स्थापित किया था? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में 1902 में। फिनिक्स फार्म डरबन में स्थापित दक्षिण अफ्रीका में 1904 में। और सत्याग्रह आश्रम कोचरब में अहमदाबाद 1915 में। साबरमती आश्रम साबरमती नदी अहमदाबाद 1915 में। इसके बाद अनासक्ति आश्रम कौसानी उत्तराखंड में 1929 में। और सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936 में। तो सबसे पहले टॉलस्टॉय फार्म और सबसे अंत में सेवाग्राम आश्रम वर्धा महाराष्ट्र 1936। तो इस तरीके से गांधी जी को समर्पित ये विशेष श्रृंखला आज पूर्ण होती है यहीं पर। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।